एक बार फिर हाजिर हैं हम देवभूमि की खबरें लेकर आपके सामने। शुरुआत देहरादून की खबर से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल विकराल हुई जंगलों की आग। शनिवार को गढ़वाल कुमाऊं में 55 जगह जंगल धधकते रहे। टिहरी में पेड़ गिरने से वनकर्मी की मौत हो गई, तो वहीं रुद्रप्रयाग पौड़ी डिवीजन में आग बुझाते 2 वनकर्मी घायल हो गए। आग से अब तक 1500 हेक्टेयर से अधिक एरिया में जंगलों को नुकसान पहुंचा है। तो जंगलों में आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। गढ़वाल कुमाऊं में 55 जगह जंगल धधक रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। रुद्रप्रयाग में भी विकराल आग देखने को मिली। और इस समय की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें आपको बताएं कि राज्य के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। जंगल की आग में हो रहे हादसों को वन अधिकारी छिपा रहे हैं। 10 मार्च को पिथौरागढ़ के गरव्यांग में घटना हुई थी और जंगल की आग के चलते बोल्डर गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। 1.5 महीने के बाद वन विभाग के अफसरों ने इसकी आधिकारिक घटना दर्ज की है और 22 अप्रैल को टिहरी में जलते पेड़ की चपेट में आकर एक वनकर्मी की जान गई थी, जिसे वन विभाग ने आज तक अपने रिकॉर्ड में दिखाया ही नहीं है। ये वन विभाग का हैरानी भरा मामला है। तो नैनीताल के जंगलों में लगातार आग फैल रही है। नैनीताल वन प्रभाग के अलग अलग जगहों पर आग का तांडव है। कई हेक्टेयर जंगल अब तक जलकर राख हो गए हैं। कल सुबह नैनीताल के पास गेठिया के जंगल जल रहे हैं, जिससे वन्य जीवों को बड़ा खतरा बन गया है। आग लगने से पूरा इलाका स्वाहा हो गया, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम लगी जरूर है, लेकिन तेज हवा और गर्मी इस आग पर कंट्रोल में बाधक बनी हुई है। जंगलों में लगी आग, इस आग से आबादी को बड़ा खतरा बन गई है। नैनीताल जिले में आग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से हम ग्राउंड जीरो पे हैं। लगातार जो जंगल है ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से धधक रहे हैं। हालांकि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझा रहे हैं। और उस तरफ भी देख सकते हैं कि ये गेठिया वाला जंगल है और पूरी तरीके से आग लगी हुई है। और देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जंगल धू धू करके जल रहा है। जो आग है वो आबादी की तरफ, इस तरफ जो है आबादी, हमारे इस तरफ आबादी है, आबादी की तरफ आग आ रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो आग पर कंट्रोल पाने के लिए खुद प्रयासरत हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कि आग किस तरह से बहुत तेज हो चुकी है और जो हवा है, हवा के रुख से आग और ज़्यादा तेज फैल रही है। लगातार जो हवा है वो इस दिशा में बह रही है और आग जो है वो लगातार आबादी की तरफ आ रही है। हालांकि जिस तरह से दावे प्रशासन कर रहा था लगातार कि आग पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, आग को लेकर तमाम चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है कि लगातार आग लग रही है। कई जगहों पर इस तरह से जंगल जल रहे हैं और अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से आग पर काबू पाने में नाकाम हो रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां से हमारी सहयोगी भारती सकलानी इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ मौजूद हैं। भारती सकलानी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अपने सहयोगी की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे किस तरह से आग अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। जंगलों से जानवर निकल के रिहायशी इलाकों पर जा रहे हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग यहाँ पर अपने रिकॉर्ड में वो घटनाएं दिखा ही नहीं रहा है जिससे नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल, एक तो रिकॉर्ड में दिखा नहीं रहा है और दूसरी एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि लेट दिखा रहा है। एक महिला की मौत हो जाती है और उसको आप 1 महीने बाद दर्ज करते हैं, तो ये अपने आप में गंभीर मामला है कि आप 1 महीने तक क्या सोए हुए थे कि आपको याद नहीं आई। 10 मार्च की घटना को आप 22 अप्रैल को दर्ज कर रहे हैं। दूसरा इसमें बड़ा पॉइंट ये है कि जब अधिकारियों को फोन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनको बताया जाता है, तो वो कहते हैं आप ऑफिस टाइम में कॉल कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ये कहा हुआ है कि आप अपने फोन को ऑन रखेंगे, आप अपने अगर फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो आप कॉल बैक करेंगे और उसके बाद जो भी जानकारी आपको देना चाहता है या आपसे लेना चाहता है आपको देनी होगी। लेकिन डीएफओ टिहरी को मैं स्पेशली यहाँ पर मेंशन करूंगी उनका नाम, जब कॉल किया गया तो वो यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आप ऑफिस टाइम में कॉल कीजिए। जबकि लगातार आग की घटनाएं हो रही हैं, छुट्टियां यहाँ पर कैंसिल की जाती हैं। एक तरीके से फॉरेस्ट फायर सीजन को आपातकाल माना जाता है कंचन, और उस टाइम पर खास सतर्कता बरतनी होती है। लेकिन वन कर्मियों की इस तरह
की लापरवाही, अधिकारियों की इस तरह की लापरवाही अपने आप में एक गंभीर मसला है। जब धधक रहे हैं जंगल, 1500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जो है वो यहाँ पर खाक हो चुके हैं, नुकसान यहाँ पर हो रहा है, और उस टाइम पर इस तरह की लापरवाही भारती सकलानी, और ये अपने आप में बड़ी बात तब और हो जाती है जब एक चुनावी मुद्दा भी होता है। जंगल की आग पहाड़ के अंदर चुनावी मुद्दा होती है और हर बार विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता है। अब ये भी मानकर हम चल सकते हैं वन अधिकारियों की ये बड़ी जो लापरवाही है, रिकॉर्ड में घटनाएं ना दिखाना या फिर उसमें आगे पीछे कर देना तारीख, तो ये विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका भी मिल जाएगा इससे। बिल्कुल, एक मुद्दा तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये सतर्कता भी तब देखने को मिल रही है कंचन यहाँ पर जब प्रमुख सचिव बदले गए, नए प्रमुख सचिव यहाँ पर आए आर.के. सुधांशु, और उसके बाद जब उनकी तरफ से सख्ती की गई, जब उसके बाद ये रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। एक वन कर्मी की मौत हो गई और उसको आपने दर्ज नहीं किया, ये भी अपने आप में एक गंभीर मसला यहाँ पर खड़ा हो रहा है और इस पर भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए। आखिरकार किन परिस्थितियों में उनकी जान गई है और वो आखिरकार क्यों रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं की गई है। तो क्या ऐसे वन अधिकारियों को भारती सकलानी चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? इसके ऊपर आपके पास कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए और इसीलिए हमारा काम है मुद्दों को उठाना। हम लगातार यहाँ पर इन मुद्दों को उठा रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। जब उनको कॉल किया जा रहा है, अब भी वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आप ऑफिस टाइम में कॉल कीजिए। तो ऐसे अधिकारियों को जरूर चिन्हित करना चाहिए और उन पर कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी मुख्यालय में दिन भर हलचल रहने वाली है। बीएल संतोष के दौरे का दूसरा दिन है आज। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सभी 23 सीटों की जानकारी लेंगे। हारे हुए कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग करेंगे बीएल संतोष। प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों से भी एक अलग बैठक की जाएगी। चुनाव प्रबंधन समिति के साथ भी मीटिंग होनी है। सांसद, सीएम, पूर्व सीएम समेत कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, क्या खास रहने वाला है इस मीटिंग में, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए कंचन, बीएल संतोष उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं। कल उन्होंने मंत्रियों के साथ मीटिंग की और आज जो पहली मीटिंग होगी वो उन 23 विधानसभा सीटों के कैंडिडेट की होगी जिनको बीजेपी विधानसभा में लूज कर गई थी, विधानसभा चुनाव में हार गई थी। इन 23 के 23 कैंडिडेट से जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनसे बीएल संतोष आज कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण रहे कि जिसके चलते बीजेपी इन सीटों को लूज कर गई। हालांकि आपको ध्यान होगा कि इन 23 सीटों की बीजेपी ने समीक्षा भी करा ली थी बहुत पहले। इसमें क्यों बीजेपी इन सीटों को हार गई उसका पूरा जिक्र है। ये जो रिपोर्ट है ये अनुशासन समिति के पास है। अनुशासन समिति आज की इस मीटिंग में अपनी रिपोर्ट रख सकती है और ये माना जा रहा है कि इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं पर, जिन्होंने भीतरघात के जिन पर आरोप है या जिन्होंने चुनाव में ठीक से काम नहीं किया, उन पर गाज गिर सकती है। जो दूसरी मीटिंग होगी वो प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की होगी, जिसमें बीएल संतोष उनसे पिछले कार्यों की समीक्षा करेंगे। आगे अगले 3 माह का उनको रोड मैप देंगे कि अगले 3 महीने में क्या कुछ कामकाज होना है। और दूसरी ओर बीजेपी ने जो सांगठनिक जिलों के विस्तार की बात कही है, उत्तराखंड में प्रशासनिक की दृष्टि से 13 जिले हैं, लेकिन बीजेपी 14 जिले मान के चलती है और अब इसमें भी विस्तार किया जा रहा है। करीब 19 जिले बीजेपी अपनी सांगठनिक इकाई के तौर पर बनाने जा रही है। तो आज इस मीटिंग में इस पर भी अंतिम मुहर लग सकती है। और इसके अलावा जो चुनाव प्रबंधन समिति रही है, करीब 33 सब कमेटियां इसके अंतर्गत बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बनाई थी। 200 से 250 लोग इस कमेटी में हैं, जिसमें सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री। इन लोगों के साथ भी आज बीएल संतोष कम्युनिकेशन करेंगे, संवाद करेंगे और आगे क्या पार्टी का रोड मैप होगा, क्या रीति नीति होगी, उन तमाम पहलों पर विचार विमर्श होगा। शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक होनी है आज बीजेपी की, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल पौड़ी के दौरे पर रहे। यहां पीटसेंट पहुंचकर सीएम ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी यहां पर क्रांति दिवस मेले में शामिल हुए। मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया और सीएम धामी ने कहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का ऐतिहासिक योगदान भुलाया नहीं जा सकता और इसीलिए क्रांति मेले को भविष्य में और बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। सीएम ने इस दौरान 1971 युद्ध के परिजनों को सम्मानित किया और कई घोषणाएं भी की। यहाँ के हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है, ऑर्गेनिक का क्षेत्र है,
उस क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में हम लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिलेगा, मेला और अच्छा हो। थैंक यू सर। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी यह भी तय नहीं है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन वो चाहते हैं किसी बड़े चेहरे को चुनाव में उतारा जाए ताकि इसके बाद 2024 और 2027 चुनाव में कांग्रेस की जीत का रास्ता खुले। हाँ, एक कांग्रेसमैन होने के नाते मैं ये जरूर चाहता हूँ कि चंपावत में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़े, किसी बड़े चेहरे को जो है हम आगे लाएं ताकि अच्छा चुनाव हो और हम जीत करके जो है 2024 और 2027 का जो मार्ग है उसको भी प्रशस्त करने का काम कर सकें। और अब आपको यहाँ बताते हैं कि कोविड के 2 साल बाद इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री आ सकते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए विभागों की तैयारी पूरी नहीं दिखती और इसका खुलासा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की मीटिंग में हो चुका है। विपक्ष ने बोला 5 साल से वाकई में पर्यटन विभाग कुछ कर ही नहीं पाया, वहीं हाल इस बार भी यही है। देहरादून सचिवालय में जब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम की मीटिंग बुलाई तो शुरुआत ही मंत्री जी की नाराजगी के साथ हुई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि चारधाम में सबसे मुश्किल ट्रैफिक जाम की है, जिसमें खुद वो घंटों फंसे रहे। वहीं लैंडस्लाइड हो जाए तो दूसरे रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ही लैंडस्लाइड आती है, कहीं पर भी ये नहीं पता चलता कि डायवर्जन कहाँ है, वैकल्पिक मार्ग क्या है, हम कौन से रास्ते पर चले जाए। कोई इंफॉर्मेशन सड़क पे नहीं होती है, कोई इंफॉर्मेशन ये भी नहीं होती कि हम किसको फोन कर दें। किसी के पास डीएम का नंबर है, उसे पता मैं पौड़ी में हूं तो पौड़ी डीएम को फोन कर दें। अदरवाइज वहां पर नंबर आना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप इसको फोन करें। पुलिस को काम, ट्रैफिक पुलिस को काम करना चाहिए कि ये वैकल्पिक मार्ग है, आपका रास्ता बंद है, वैकल्पिक मार्ग क्या, कहां से आप जा सकते हैं ये तो आप बताइए। इतना ही नहीं, पर्यटन मंत्री ने माना कि होटल, खाने पीने, टैक्सी के रेट तय होने चाहिए और हद तो यह है कि हेलीकॉप्टर के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग होती है और ये खुलासा न्यूज 18 उत्तराखंड पहले ही कर चुका है। सवाल पूछने पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यवहारिक बातें कही और रेट तय किए जाएंगे वरना कार्रवाई होगी। रेट्स को लेके, किसी भी तरह के रेट्स को लेके आप लोगों की नजर रहेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने रेट लिस्ट के बारे में कहा है और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोविड के 2 साल बाद हो रही चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों के आने का रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन व्यवस्था पूरी न होने की वजह से टूरिस्ट देवभूमि से अच्छा अनुभव लेकर नहीं जाता। ऐसे में कम वक्त में व्यवस्था दुरुस्त करने का जिम्मा अफसरों पर है। वहीं विपक्ष का कहना है ये तो सवाल की पर्यटन मंत्री पर है जो 5 साल से मंत्री हैं। की व्यवस्था, एक इंफॉर्मेशन सूचना तंत्र का प्रॉपर सूचना तंत्र की स्थापना और उसके बाद आप कितने विजिलेंट हो और मतलब आपका रिस्पांस टाइम क्या है किसी समस्या के लिए, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत। पर्यटन मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 5 साल भी वही पर्यटन मंत्री थे, तो क्या करते रहे पर्यटन मंत्री ये तो बताएं। सिर्फ जो है ये सर्किट बनेगा, वो सर्किट बनेगा, बना अभी तक कुछ नहीं, सारी हवा में बातें हो रही है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की पहचान है और हर साल लाखों यात्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आते हैं, लेकिन जिस तरह बिना प्लानिंग के विभाग और अफसर काम करते हैं उससे देश में देवभूमि की इमेज को बड़ा झटका लगता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा है कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का बेहतरीन कोऑर्डिनेशन किसी भी देश के लिए सुखद परिणाम ला सकता है। स्पीकर ने ये बात उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी द्वारा शनिवार को आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट के उद्घाटन के अवसर पर पार्टिसिपेंट से की। 2 दिन तक चलने वाले यूथ पार्लियामेंट में देश के अलग अलग हिस्सों से 150 युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने बताया कि यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेंट्स ने रूस यूक्रेन की लड़ाई, उत्तराखंड में भू कानून और कश्मीरी पंडितों के पलायन जैसे नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर बहस की। बिजली कटौती से जुड़ी खबर, जहां पर इस समय पूरा प्रदेश बिजली कटौती से बेहाल है। घंटों की बिजली कटौती के चलते न सिर्फ आम लोग गर्मी से परेशान हैं, बल्कि उद्योग धंधे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।
हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती होती है, जिसमें उद्यमी काफ़ी परेशान है। सरकार से बिजली कटौती बंद करने की गुहार लगाते हैं। उद्यमियों का कहना है कि सरकार जल्द ही इसके ऊपर कुछ काम करे, इस पर ध्यान दे और अगर जल्द से जल्द बिजली कटौती रोकने के लिए कदम नहीं उठाती है तो कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने की कगार पर भी पहुंच जाएंगी। 10-10 घंटे का पावर शटडाउन है इंडस्ट्री को और हम इंडस्ट्री नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि जनरेटर से चलाने पर ये कॉस्ट जो नॉर्मल यूपीसीएल का चार्ज है 7 रुपीज़ पर यूनिट, ये 32 रुपये तक पहुंच जाता है और फिजिबिलिटी हमारी नहीं आ पाती है। तो इसलिए अब ये हालांकि ये समस्या से हम साल में 3 बार 2-4 होना पड़ता है, बरसात में भी होना पड़ता है, सर्दियों में भी होना पड़ता है, लेकिन गर्मियों में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड में खेल विभाग के पोल उस वक्त खुल गए जब देहरादून में खेल मंत्री स्टेडियम से लेकर हॉस्टल तक का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अधिकारी कैंपस में झाड़ियों की सफाई से लेकर इंडोर स्टेडियम में कूड़ा उठवाते हुए नजर आए। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अव्यवस्था पर मंत्री रेखा आर्य भड़क गई और अधिकारियों को व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम घर पर भी सफाई करते हैं, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी अधिकारी गलती मानने को तैयार नहीं। विभाग की ओर से लगातार जो है खेल को प्रोत्साहन करने की दिशा में काम किए गए हैं। बशर्ते कि हम ये कह सकते हैं कि विभाग ने कभी जो है अपनी पब्लिसिटी नहीं करी, उसका प्रचार प्रसार नहीं करा, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने की है वो आपके माध्यम से निश्चित रूप से जनता के पास जाएंगी। ऐसा तो होता ही है, आपके घर में मेहमान आएंगे तो जो थोड़ा बहुत आप लोग अपनी और कोशिश करते हैं कि जो बढ़िया करें। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारे ग्राउंड आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जो है ऑलरेडी इतने बड़े ग्राउंड को जो एक घंटे में या एक दिन में तो तैयार नहीं किया जा सकता। नैनीताल में पुलिस का सत्यापन अभियान शुरू होते ही कई लोग गायब होने लगे हैं। टैक्सी और टूरिस्ट गाइड समेत अन्य कामों में लगे कई लोग सत्यापन शुरू होते ही अपने घरों को लौट रहे हैं। हालांकि पुलिस इन पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो यहां से बिना दस्तावेज के रह रहे थे अब भाग रहे हैं यहां से, तो इन पर एक्शन होना ही चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि सीएम धामी के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इनके बाद कागज नहीं है, वो इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके बारे में जानकारी सरकार ने लेनी चाहिए जिससे कि सही सत्यापन हो सके कहाँ के लोग हैं क्या हैं। जो भी सत्यापन होकर के आएंगे वही यहाँ पर रहेंगे जिनका सत्यापन हो चुका होगा। जिनका सत्यापन नहीं हुआ है वो तब तक नहीं रहेंगे जब तक कि अपना सत्यापन नहीं करवा लेंगे, और यदि वो आते हैं तो बिना सत्यापन के नहीं आएंगे। उत्तराखंड में चल रहे पुलिस वेरिफिकेशन में अभी तक पुलिस ने करीब 450 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है, जिनसे अब अलग अलग थानों में पूछताछ चल रही है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने पूरे प्रदेश में 10 दिन तक सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 2 दिन में पुलिस ने करीब 10,000 लोगों का सत्यापन किया, जिसमें कई लोगों के चालान भी पुलिस द्वारा किए गए हैं। वहीं मामले में पुलिस हेडक्वार्टर का कहना है कि कार्रवाई जारी है और 10 दिनों तक ये कार्रवाई चलेगी। जिनमें लगभग 454 है जो संदिग्ध पाए गए और अपना कोई वैलिड प्रूफ नहीं दे पाए, और उनमें से 402 का जो अधिनियम के अंतर्गत चालान भी किया गया है और बाकी का वेरिफिकेशन ड्राइव हमारी अभी जारी है। उत्तरकाशी के मौरी, टिहरी के घनसाली और चमोली जिले के गैरसैंण के साथ चंपावत में अब एसडीआरएफ की स्थायी पोस्ट खुलने जा रही है। यात्रा से पहले सभी पोस्टों पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंचेंगी, जिसके लिए पुलिस के 50 कर्मचारियों को एसडीआरएफ में तैनाती दी गई है। वहीं आपको बताएं कि बागेश्वर के कपकोट और उत्तरकाशी में मॉनिटरिंग से जुड़ी हुई एसडीआरएफ की यूनिट रहेंगी। आपदा राहत में एसडीआरएफ की टीमें अब और जल्दी पहुंच सकेंगी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर जिला कोर्ट में आरोपी को छुड़ाने आए 2 शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद वकीलों को सुरक्षा की फिक्र सता रही है। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मिलकर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि परिसर में सुरक्षा के लिए स्थायी गार्ड की तैनाती की जाए और बार एसोसिएशन को भरोसे में लेकर सुरक्षा संबंधी कार्य किए जाए।
सुरक्षा के नाम पर किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो और मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जाए। तो हम तो वी आर वेरी थैंकफुल टू संवेदनशील जिला है, जिसमें आसपास जो यूपी से सटा हुआ इलाका है, इसमें आए दिन जो रोजमर्रा के केसों में लोग आते हैं पैरवी के लिए, उनके हित कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ऐसी संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा की महत्वपूर्ण मांग भी की गई है। हमारे तरफ से भी हमने भी पत्राचार किया है कि स्थायी गार्ड टीएसी का एक प्लाटून का स्थायी गार्ड लग जाए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए, प्रबल सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक सुरक्षा ऑडिट करके हम एक डीएफएमडी लगाने की हम उस विचार कर रहे हैं इस पे। लैंसडाउन घूमने आने वाले पर्यटक जल्द ही लैंसडाउन में वाटरफॉल का भी लुत्फ उठा सकेंगे। लैंसडाउन के पास चिन्बो वाटरफॉल बनने का काम शुरू हो चुका है। लगभग 50 मीटर ऊंचे वाटरफॉल को बनाने के लिए सिंचाई और वन विभाग मिलकर काम करेगा। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि चिन्बो में वाटरफॉल बनाने की तैयारी की जा रही है। अब उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वाटरफॉल बनाने का काम पूरा हो जाएगा। चिन्बो वाटरफॉल के लिए हमारा प्रयास है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी कम दिख रहा है और जो हमने किया था, क्योंकि उसमें से पानी की स्कीमें पेयजल भी जा रही हैं, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पेयजल का कोई विकल्प मिल जाए तो ताकि जो है वाटरफॉल ठीक ठाक चले। अभी तो फिलहाल चिन्बो वाटरफॉल पे हमारा सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है कैंप के माध्यम से, और इसके बाद हम वाटरफॉल पे काम करेंगे। 22 मई को खुलने जा रहे सिखों के पवित्र गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब को जाने वाले रास्ते को खोलने के लिए भारतीय सेना के जवान जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। इस इलाके में अभी भी 8 से 10 फीट की बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारे से जुड़े ट्रस्टी सरदार नरेंद्र बिंद्रा के मुताबिक 1.5 किलोमीटर रास्ता साफ कर लिया गया है। 2 किलोमीटर के रास्ते पर अभी भी सफाई होनी बाकी है ताकि श्रद्धालु आसानी से गुरुद्वारे तक पहुंच सके। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में भव्य कलश यात्रा के साथ रामकथा की शुरुआत हो गई। कोरोना से मुक्ति और देश विदेश में शांति के उद्देश्य से रामकथा का आयोजन किया गया। यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ गांव में देवताओं की डोलियां पहुंची हैं, जिसके बाद रामलीला मैदान में कलश यात्रा हुई। रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में 14 करोड़ की लागत से बन रही कॉमर्स की बिल्डिंग में घटिया मटेरियल खपाया जा रहा है। एडीएम ने पीडब्ल्यूडी और दूसरे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री जांची तो घटिया पाई गई। एडीएम ने बताया कि अभी तक 40% निर्माण हो चुका है। औचक निरीक्षण ने ईंट खराब क्वालिटी की पाई गई थी। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक लिए अपना होगा जल्द।